हाय फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग यूज ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ में एक इक्वेशन मिला था एफ नेट या फिर एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए, इसका यूज करना सीखेंगे। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। आज हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन पे बॉडी मूव करेगा या फिर मूव करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एफ नेट बराबर एम ए का यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। फिर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को मूव करा के एफ नेट बराबर एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ से कौन कौन सा क्वांटिटी निकाला जा सकता है। फिर पुली ब्लॉक जैसे टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन पे एफ नेट बराबर एम ए का यूज कैसे करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन पे एक मास है 3 kg का, एक और मास है 2 kg का और एक और मास है 1 kg का। ये हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है और 3 kg और 2 kg को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं, 2 kg और 1 kg को भी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हैं। और यहाँ पे इस 3 kg पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और मान लेते हैं कि इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ठीक, तो यहां पे देखिए 3 kg और 2 kg के बीच ये स्ट्रिंग है और 2 kg और 1 kg के बीच ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा। मान लेते हैं इसमें टेंशन है T1 और इसमें टेंशन है T2 और 12 न्यूटन के फोर्स से अगर इसको खींचेंगे तो ये तीनों ब्लॉक साथ में चलेगा। जितने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा और उतना ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा। तीनों साथ साथ चलेंगे तो इसका एक्सीलरेशन ए होगा तो इसका एक्सीलरेशन भी ए और इसका एक्सीलरेशन भी ए होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन T1 एंड T2। इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है और एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ एफ नेट बराबर एम ए लगा देते हैं। हर एक ब्लॉक पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये लगाएंगे। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, इस 3 kg वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और ये स्ट्रिंग टेंशन इस बॉडी पे 3 kg पे इस डायरेक्शन में होगा और 2 kg पे इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग सिकुड़ना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा तो ये 3 kg इधर खिंचाएगा और 2 kg इधर खिंचाएगा। तो इस पे टेंशन इधर और इस पे टेंशन इधर। या फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और है टेंशन का डायरेक्शन लेने का कि स्ट्रिंग हमेशा बॉडी को खींच सकता है, धक्का नहीं मार सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग इस बॉडी को अपनी तरफ इधर खींचेगा और इस बॉडी को अपनी तरफ इधर खींचेगा। तो ऐसे भी टेंशन का डायरेक्शन इस बॉडी पे इधर और इस बॉडी पे इधर आ रहा है। ठीक इसी तरह से इस स्ट्रिंग का टेंशन इस 2 kg पे इधर आएगा और 1 kg पे इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक,
तो यहाँ पे 3 kg वाले बॉडी का अगर FBD बनाएं तो इधर 12 न्यूटन और इस डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग का टेंशन T1 ये, और इसका ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे इसका वेट लगेगा mg। पर यहाँ इस डायरेक्शन में, इस हॉरिजेंटल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा। तीनों बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा, क्योंकि इस हॉरिजेंटल सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। मोशन है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 3 kg वाले ब्लॉक पे F नेट होगा 12 माइनस T1। मोशन इस डायरेक्शन में है तो 12 माइनस T1 यही होगा F नेट। F नेट बराबर MA, अगर इसको लगाएंगे तो इस पे आएगा 12 माइनस T1, ये होगा F नेट इक्वल टू मास है 3 इंटू एक्सीलरेशन, इसका पता करना है, फाइंड करना है, तो 3A। ये है पहला बॉडी पे इक्वेशन F एक्सटर्नल या फिर F नेट बराबर MA। अब यही F नेट बराबर MA अगर दूसरा बॉडी पे लगाएं तो इस बॉडी पे T1 इस डायरेक्शन में है और T2 इस डायरेक्शन में है, और मोशन T1 के डायरेक्शन में ही है, तो T1 बड़ा है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स होगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये होगा F नेट बराबर MA। इसका मास है 2 kg और एक्सीलरेशन यही है A, तीनों बॉडी का एक्सीलरेशन सेम है। और इस बॉडी पे अगर F नेट बराबर MA लगाएंगे तो इस पे F नेट आएगा इस डायरेक्शन में T2, और कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं पीछे के डायरेक्शन में। इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बैलेंस है, तो इस पे F नेट T2 आएगा इस डायरेक्शन में, तो T2 बराबर F नेट बराबर MA, तो मास है 1 kg और एक्सीलरेशन है A। तो ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो ये इक्वालिटी के उस तरफ T1 नेगेटिव में है और यहाँ पे T1 पॉजिटिव में है, फिर यहाँ पे T2 नेगेटिव में है और यहाँ पे T2 पॉजिटिव में है। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो इक्वालिटी के उस तरफ T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, ओनली 12 बचेगा। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इस तरफ ओनली 12 बचेगा और इस तरफ 3 + 2 5 + 1 6A ये आएगा। तो यहाँ से 6 से ये 12 कटेगा 2, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन फाइंड कर लिए हम लोग। अब इसी एक्सीलरेशन को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो T2 मिलेगा, तो एक्सीलरेशन है 2, यहाँ पुट करेंगे तो T2 = 2 मिलेगा, T2 = 2। और इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 2 6, तो 12 माइनस T1 = 6, यहाँ से 12 माइनस T1 = अगर इस एक्सीलरेशन को यहाँ पुट करेंगे 2, तो 12 माइनस T1 = 3 × 2 6, तो यहाँ से T1 = 12 माइनस 6 न्यूटन और T2 की वैल्यू 2 न्यूटन। ये तो एक्सीलरेशन T2 और T1 मिल गया। यहाँ से पता चल रहा है कि ये इस स्ट्रिंग का टेंशन ज़्यादा है इस स्ट्रिंग के टेंशन से। इस स्ट्रिंग का टेंशन 3 टाइम्स ज़्यादा है इस स्ट्रिंग के टेंशन से, क्योंकि इस स्ट्रिंग का टेंशन 2 है और इस स्ट्रिंग का टेंशन 6 है। ठीक, आइए हॉरिजेंटल सरफेस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं
इसको देखिए ठीक से। अगला क्वेश्चन है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे तीन ब्लॉक रखा है, 1, 2 और 3, 3 kg, 2 kg और 1 kg। ठीक, लेकिन तीनों अब की बार स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे 12 न्यूटन का एक फोर्स लगाए हैं। तो यहाँ पे 12 न्यूटन का एक फोर्स लगा है, तो तीनों ब्लॉक साथ साथ ही इस डायरेक्शन में चलेगा। मान लेते हैं कि इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ठीक, तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन, और यहाँ पे 3 kg और 2 kg के बीच जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट में दबाव होगा एक, ये दबाव वाला फोर्स, इसको N1 मान लेते हैं, ये N1 फाइंड करना है। और फिर 2 kg और 1 kg के कांटेक्ट में भी दबाव होगा, इस दबाव वाले फोर्स को N2 मान लेते हैं। तो ये N1 और N2 भी फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। ठीक, तो यहां से ध्यान से देखिए, ये N1 कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन दबाव वाला फोर्स है, तो दोनों बॉडी पे लगेगा इस कांटेक्ट में, 3 kg पे भी लगेगा और 2 kg पे भी लगेगा। 3 kg पे इस डायरेक्शन में लगेगा और 2 kg पे इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये मान लीजिए 3 kg का ब्लॉक है, तो इस पे इस डायरेक्शन में है 12 न्यूटन, और इस नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इस 3 kg पे इस डायरेक्शन में होगा दबाव, तो इस डायरेक्शन में है N1। ठीक, और तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, तो तीनों का एक्सीलरेशन इक्वल होगा। अगर 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो 2 kg पे यहाँ का दबाव, इस कांटेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस 2 kg पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है इस कांटेक्ट में, इस कांटेक्ट में जो दबाव है, ये दबाव इस 2 kg पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और मोशन इस डायरेक्शन में है, तो N1 ज़्यादा होगा N2 से, तभी तो ये 2 kg इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 2 kg पे इस डायरेक्शन में है N1 और इस डायरेक्शन में है N2। ठीक, अब 1 kg वाले ब्लॉक का अगर FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो 1 kg वाले ब्लॉक पे ये N2, ये कांटेक्ट का दबाव इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा इस पे N2, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट में जो दबाव होगा, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच इस कांटेक्ट में, ये दबाव इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट बैलेंस होगा, बराबर होगा। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक्स पे इस डायरेक्शन में है, तभी इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस बॉडी पे 3 kg वाले ब्लॉक पे F नेट बराबर ma लगाएं, तो F नेट आएगा यहाँ से, मोशन का डायरेक्शन ये है, तो 12 न्यूटन ज़्यादा है इस N1 से, तो 12 माइनस N1, 12 माइनस N1, ये है F नेट। तो F नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है 3 और एक्सीलरेशन निकालना है। इस ब्लॉक पे अगर F नेट बराबर ma लगाएं, तो मोशन इस डायरेक्शन में है, तो N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 इक्वल टू ma, इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन a, और इस ब्लॉक पे F नेट N2 है,
और बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ए आएगा मास 1 है। तो ये फिर से 3 इक्वेशन मिला और इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो n1 माइनस में है, n1 प्लस में है, फिर n2 माइनस में है, n2 प्लस में है, तो n1 से n1 और n2 से n2 कट जाएगा, इस तरफ ओनली 12 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड 12 इक्वल टू इस तरफ 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6a, तो यहाँ भी 6 से 12 कटेगा 2 और एक्सीलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी एक्सीलरेशन को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो n2 मिलेगा, n2 इक्वल टू a और a का वैल्यू है 2, तो n2 मिलेगा 2 न्यूटन। ठीक, और इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो 12 माइनस n1 इक्वल टू 6, 12 माइनस n1 इक्वल टू 6, तो यहाँ से n1 इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 6 न्यूटन। ये मिला एक्सीलरेशन n2 और n1 का वैल्यू, यानी कि यहाँ का दबाव 3 kg और 2 kg के कांटेक्ट में जो दबाव है ये n1 6 न्यूटन है, और 2 kg और 1 kg के बीच में जो दबाव है ये दबाव n2 2 न्यूटन है। तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन यानी कि दबाव फोर्स ज़्यादा है इस कांटेक्ट के दबाव से। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहले लिए थे, वहाँ स्ट्रिंग ले लिए थे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री पे 53 डिग्री पे एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, और इस पे एक ब्लॉक है 5 kg का, इसका मास है 5 kg, और यहाँ पे एक पुली लगा है और इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग इस पुली पर से होके ऐसे नीचे आया है, और यहाँ भी एक मास बंधा हुआ है 10 kg का, ये m2 है। ठीक, और ये इंक्लाइंड प्लेन फिक्स है। इंक्लाइंड प्लेन ये ट्रायंगल टाइप का जो इंक्लाइंड ब्लॉक है, प्लेन है, ये इंक्लाइंड ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है। और ये सरफेस इंक्लाइंड वाला जो प्लेन है ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक, और ये पुली मास लेस है और फ्रिक्शन लेस भी है। अभी हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने से पहले जितना भी सरफेस लेंगे वो फ्रिक्शन लेस होगा, और पुली मास लेस होगा और फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का पूछा जा रहा है और इस स्ट्रिंग का टेंशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे एफ नेट बराबर एम ए का। तो इस बॉडी को देखिए 5 kg की इस बॉडी का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन होगा इस कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस बॉडी पे। तो इसके वेट को
इसके इस वेट को mg को अगर दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इस प्लेन के पैरेलल, तो हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे इस वेट का कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा आता है और पैरेलल डायरेक्शन में mg sin थीटा आता है। ठीक, तो अब इस ब्लॉक पे 4 डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है। अब इस mg को यहां से हटा देते हैं, इसका कंपोनेंट ले लिए हैं। एक स्ट्रिंग टेंशन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा इस ब्लॉक पे, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा बॉडी को खींच सकता है, धक्का नहीं मार सकता है। तो इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग टेंशन इस डायरेक्शन में। इस ब्लॉक के मास का, वेट का एक कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में mg sin थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से एक चीज फाइनल है कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन को तोड़ के इसके अंदर नहीं घुस सकता और इस इंक्लाइंड प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं भाग सकता। तो इस ब्लॉक का मोशन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ है नॉर्मल रिएक्शन और इस तरफ है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक, और इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में इस मास का मोशन है, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में F नेट बराबर ma लगा देंगे। ये मास है 10 kg, ये मास है 5 kg, तो मोशन ऐसा होगा, ऐसा, ये मास नीचे आएगा और ये मास अप द इंक्लाइंड प्लेन जाएगा। या फिर कैसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो अगर मोशन को ऐसे मानेंगे तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा इसका, और इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। कैलकुलेट करने पे एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो समझेंगे मेरा माना हुआ डायरेक्शन सही था, और एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गया तो समझेंगे कि हम जो माने थे जो डायरेक्शन, उसके अपोजिट में बॉडी चल रहा है। ठीक, तो अभी मान लिए हैं कि ऐसे चल रहा है, देखते हैं एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो इस बॉडी पे 4 फोर्स है, टेंशन, mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा तो इक्वल है, तो ये दोनों फोर्स आपस में कट जाएगा। इस पे नेट फोर्स आएगा टेंशन माइनस mg sin थीटा, क्योंकि टेंशन के डायरेक्शन में इसका मोशन माने हैं, तो इस पे F नेट लिखा जाएगा टेंशन माइनस mg sin थीटा, और ये बराबर F नेट बराबर ma, और इसका मास m1 है इंटू a, ये m1 है। और इस ब्लॉक पे अगर ये इक्वेशन लगाएं तो इस ब्लॉक पे इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड m2g, और टेंशन है अपवर्ड, और मोशन है इस डायरेक्शन में m2g के डायरेक्शन में, तो इस पे नेट फोर्स आएगा m2g माइनस t, m2g माइनस t बराबर m2a। ये पहला इक्वेशन मिला, ये दूसरा इक्वेशन मिला। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये t प्लस में, ये t माइनस में, t से t कट जाएगा और ये मिलेगा m2g माइनस m1g साइन थीटा, m2g माइनस m1g
साइन थीटा बराबर m1a प्लस m2a, यानी कि a इंटू m1 प्लस m2, ये मिलेगा इक्वेशन। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से ये मिला है। m2 का वैल्यू है 10 kg, तो 10 और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो इंटू 10 माइनस m1 है 5 kg, 5 इंटू जी का वैल्यू 10 और साइन थीटा ये एंगल है 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, 4/5, 4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2, तो 10 प्लस 5 15, ये तो यहाँ से मिलेगा 10 इंटू 10 100 माइनस 10 इंटू 4 40 इक्वल टू a इंटू 15, तो 100 माइनस 40 ये 60 इक्वल टू 15a, और 15 से ये 60 कट जाएगा 4 से, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू मिला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, तो एक्सीलरेशन दोनों का इक्वल होगा, जितना ये ब्लॉक खिसकेगा जितने टाइम में, उतना ही टाइम में ये ब्लॉक भी उतना ही खिसकेगा, तो एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का यहाँ पे इक्वल आएगा। ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, जितना ये खिंचाएगा उतना ही ये भी खिंचाएगा सेम टाइम में, तो एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड आएगा दोनों ब्लॉक का। और एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हम माने थे कि ये ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा, वो डायरेक्शन सही माने थे, तो एक्सीलरेशन मिल गया। अब इसी एक्सीलरेशन को अगर इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ए के जगह पे पुट करेंगे तो टेंशन भी मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, अब पुट करके देखते हैं। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को लें, इस इक्वेशन में एक्सीलरेशन का ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा m2g, और m2 का वैल्यू 10 इंटू जी का वैल्यू 10, तो m2g माइनस t बराबर m2a, और m2 का वैल्यू 10 और एक्सीलरेशन का वैल्यू अभी अभी 4 आया है, तो यहाँ से t इक्वल टू 10 इंटू 10 100 माइनस 10 इंटू 4 40, 100 माइनस 40, तो टेंशन आएगा 60 न्यूटन का, यानी कि इस स्ट्रिंग में 60 न्यूटन का तनाव है, टेंशन है। ठीक, तो यहां से एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स को इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहले ब्रेक कर देंगे, और फिर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना भी फोर्स आएगा उसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं, जैसे यहाँ पे किए हैं, नॉर्मल और mg cos थीटा को बराबर कर दिए हैं, और फिर इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में देखेंगे कि जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में एफ नेट बराबर ma, ये वाला सेकेंड लॉ लगा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा एक प्लेन है, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पे एक पुली है जो मास लेस है,
और एक ब्लॉक यहाँ पे है और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और वो स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से इस तरफ आया है और यहाँ भी एक मास है। ये मास है, मान लेते हैं 5 kg और ये मास इसको M2 मान लेते हैं 10 kg। ये एंगल 53 डिग्री मान लेते हैं और ये एंगल 37 डिग्री। ठीक, यहां पे फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये फाइंड करना है। ठीक, तो यहां पे इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा और इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड। और अभी अभी देखें हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसका वेट आता है, इस वेट का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा है 53 डिग्री तो cos 53 डिग्री, और इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में mg साइन थीटा, तो साइन 53 डिग्री। ठीक, और इस ब्लॉक पे अगर वेट का डायरेक्शन देखें तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस वेट का एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, और थीटा है यहाँ पे 37 डिग्री तो 37, और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में डाउनवर्ड आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन 37, ये। और इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको N1 बोल देते हैं। यहाँ पे कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको N2 बोल देते हैं। और यहाँ पे पता है कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, तो ये N2 और mg cos 37 डिग्री इक्वल होगा। यहाँ भी N1 और m1g cos 53 डिग्री इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि N1 इक्वल टू mg cos 53 डिग्री, mg cos 53 डिग्री, और N2 इक्वल टू mg cos 37 डिग्री। और यहाँ पे मास है 5 kg, ये मास है m1 5 kg, और यहाँ पे मास है m2 10 kg, तो N2 इक्वल टू आएगा m2g cos 37 डिग्री। तो ये दोनों फोर्स और यहाँ पे ये दोनों फोर्स बैलेंस होगा, और मोशन मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है। ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है और ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। जब तक फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब तक जितना भी सरफेस आएगा उसको फ्रिक्शन लेस मानेंगे। तो यहां से एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है इस स्ट्रिंग का। तो इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन ये है, इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन ये है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे अगर एफ नेट बराबर ma वो वाला इक्वेशन लगाएं तो इस पे एफ नेट होगा, ये t ज़्यादा है क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है इसका, तो t माइनस m, ये m1 है, t माइनस m1g साइन 53 डिग्री, t माइनस m1g साइन 53 डिग्री, ये है एफ नेट इस बॉडी पे।
इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है ये एफ नेट, एक्सीलरेशन भी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा, तो ये एफ नेट बराबर इस बॉडी का मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। तो इस बॉडी का मास है m1 और इसका एक्सीलरेशन a। इसको पहला इक्वेशन मानते हैं और फिर एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, इस बॉडी पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो इसका मोशन ऐसा है, तो mg साइन 37 डिग्री माइनस टी इक्वल टू ma होगा। वहाँ से एफ नेट आएगा m2g साइन 37 माइनस टी इक्वल टू m2a। ये m2 है। इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं। और यहां पे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो ये t प्लस में और ये t माइनस में, t से t कट जाएगा और आएगा m2g साइन 37 m2g साइन 37 माइनस m1g साइन 53 माइनस m1g साइन 53 डिग्री इक्वल टू m1a प्लस m2a, यानी कि a इंटू m1 प्लस m2। दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि जितना ये खिंचाएगा जितने टाइम में उतना ही ये भी खिंचाएगा। तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट, तो सेम टाइम में सेम वेलोसिटी, सेम टाइम में सेम एक्सीलरेशन। m2 का वैल्यू 10 है और g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, तो 10 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है और साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 और साइन कॉस 53 डिग्री का वैल्यू 3/5। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 माइनस m1 5 kg इंटू g 10 और साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 10 15 ये मिला। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 5 से ये 10 कटेगा, 2 इंटू 10 20 इंटू 3 60 माइनस 4 इंटू 10 40 इक्वल टू a इंटू 15। तो 60 माइनस 40 ये 20 आएगा, तो यहाँ से a इक्वल टू आएगा 20/15 और 5 से कट करेंगे इसको, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4, तो ये आएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिला एक्सीलरेशन का वैल्यू, और इसी एक्सीलरेशन के वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंशन भी मिल जाएगा। आइए पुट करके देखते हैं। इसी में पुट कर देते हैं, तो m2 है 10, g का वैल्यू 10 और साइन 37 3/5 माइनस t इक्वल टू m2 10 इंटू एक्सीलरेशन अभी 4/3 आया है। तो यहाँ से ये 5 से कटेगा 2 और ये आएगा 10 इंटू 20 इंटू 3 60 माइनस t इक्वल टू 10 इंटू 4 40/3। तो यहाँ से टेंशन आएगा 60 माइनस 40/3, तो 3 LCM
180 माइनस 40, 140/3 न्यूटन, ये आएगा स्ट्रिंग टेंशन 140/3 न्यूटन। तो यहां से इस क्वेश्चन में हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ये आया 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आया 140/3 न्यूटन। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे यहाँ पे एक पुली है मासलेस और फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे भी एक पुली है मासलेस और फ्रिक्शनलेस, और इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक है, इसका लेंथ 3 मीटर है, 3 मीटर, और इसका मास भी 3 केजी है। ठीक, 3 केजी मास है और 3 मीटर लेंथ है। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है इस ऑब्जेक्ट पे, और एक स्ट्रिंग इस ब्लॉक के इस एंड से बंधा हुआ है और पुली के ऊपर से ऐसे पास कर रहा है और नीचे ऐसे लटक रहा है। इसमें एक मास बंधा हुआ है 3 केजी का, और दूसरा स्ट्रिंग इस ब्लॉक के इस पॉइंट से बंधा हुआ है और इस पुली के ऊपर से ऐसे नीचे लटक रहा है, और इसमें मास बंधा हुआ है 4 केजी का। ठीक, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ये है फिगर, और इसमें पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक के इस एंड से 1 मीटर आगे जाने पे, 1 मीटर, 1 मीटर आगे जाने पे जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में खिंचाव कितना होगा, तनाव कितना होगा, टेंशन क्या होगा, यहाँ पे इस एंड से 1 मीटर आगे जाने पे जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में, तो इस क्रॉस सेक्शन का टेंशन पूछा जा रहा है, इसको टी नोट बोल देते हैं। ठीक, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा के ऐसे खींचेंगे तो इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे खिंचाव यानी कि टेंशन का वैल्यू अलग अलग होगा, इक्वल टेंशन नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आएगा। तो यहां से इस पॉइंट पे, इस एंड से 1 मीटर आगे जाने पे इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन पूछा जा रहा है। ठीक, इस स्ट्रिंग में इस बॉडी पे जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में, और इस स्ट्रिंग के वजह से इस बॉडी पे जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में। टी मान लिए हैं इस स्ट्रिंग के टेंशन को, और ये दूसरा स्ट्रिंग है, इसके टेंशन को टी डैश मानते हैं। इस बॉडी पे टेंशन इस डायरेक्शन में और इस बॉडी पे टेंशन इस डायरेक्शन में। वही कॉन्सेप्ट कि स्ट्रिंग सिकुड़ना चाहता है, छोटा होना चाहता है, तो ये बॉडी ऊपर आएगा और ये बॉडी इधर जाएगा, तो इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, ये टेंशन भी फाइंड करना है, ये टी डैश भी फाइंड करना है, और ये टी नोट भी फाइंड करना है कि 3 मीटर लेंथ के इस बॉडी में इस एंड से 1 मीटर आगे जाने पे इस क्रॉस सेक्शन में टेंशन कितना होगा, ये टी नोट भी फाइंड करना है। तो 4 क्वांटिटी फाइंड करना है, तो 4 इक्वेशन भी चाहिए। तो देखिए, इस ब्लॉक को अलग मान लेते हैं
और इस ब्लॉक को अलग मान लेते हैं। ये टी नॉट यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन में इस 1 मीटर वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में लगेगा और इस 2 मीटर वाले पार्ट पे ये खिंचाव इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मोशन मान लेते हैं कि ऐसा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सीलेशन से, तो इतना ही एक्सीलेशन से ये ब्लॉक इधर जाएगा और इतना ही एक्सीलेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो यहाँ पे मान लिया कि मोशन ऐसा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये 3 kg का ये ब्लॉक इधर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा मोशन मान के एक्सीलरेशन निकालेंगे, और एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव आया तो समझेंगे हम सही माने थे डायरेक्शन, और एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ गया तो समझेंगे कि मेरे द्वारा माने गए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है। ठीक, तो यहाँ पे इस 1 मीटर का जो ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा, इसका मास कितना होगा? तो 3 मीटर के लेंथ में 3 kg मास है, तो 1 मीटर के लेंथ में 3/3 1 kg मास होगा। 1 मीटर के लेंथ में 1 kg मास, तो 2 मीटर के लेंथ में 2 kg मास, यानी कि इस टुकड़ा का मास होगा 1 kg और इस टुकड़ा का मास होगा 2 kg, और दोनों मिलके इस पूरे बॉडी का मास 3 kg है। तो यहाँ पे अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस 1 kg वाले टुकड़ा का, तो इसका मोशन ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है मोशन। तो 1 kg का ये टुकड़ा है, इस पे इस स्ट्रिंग का टेंशन इस डायरेक्शन में है T, और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे खिंचाव होगा इस टुकड़ा पे इस डायरेक्शन में, और ये खिंचाव टी नोट है, यही फाइंड करना है। तो इस डायरेक्शन में टी नोट, ठीक। और इस 2 kg वाले बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यही टी नोट इस 2 kg वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में आएगा ये टी डैश, टी डैश, ठीक। और इस 3 kg वाले बॉडी पे नीचे वाले सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और इस 3 kg का वेट नीचे, तो नॉर्मल और वेट इक्वल होगा क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं। तो इस पे अगर नेट फोर्स लिखें, तो इसका मोशन ऐसा है, यानी कि टी नोट ज़्यादा है टी से, तो नेट फोर्स होगा टी नोट माइनस टी, और नेट फोर्स बराबर एम ए, और इसका मास है 1 kg और एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। ये एक्सीलरेशन निकालना भी है, तीनों ब्लॉक का इक्वल आएगा। और इस बॉडी पे 2 kg वाले बॉडी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं एफ नेट बराबर एम ए, तो इस पे एफ नेट आएगा, मोशन इस डायरेक्शन में है तो टी डैश ग्रेटर होगा, तो टी डैश माइनस टी नोट, टी डैश माइनस टी नोट इक्वल टू एम ए, इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन ए, ठीक। अब इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, इस बॉडी का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड 3 इंटू जी एम जी, यानी कि 3g, और इस बॉडी का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, यानी कि 4g, 4g और 5g वाला 4g नहीं है, ये 4 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4g, ठीक। तो इस बॉडी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाऊं तो इस बॉडी का मोशन ऐसा है, तो t ग्रेटर है 3g से, तो t माइनस 3g इक्वल टू एम ए, तो 3a, और इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो इस बॉडी का मोशन ऐसा है, तो 4g माइनस टी डैश, 4g माइनस टी डैश इक्वल टू एफ नेट बराबर एम ए, और मास है 4 और एक्सीलरेशन ए है। तो ये 4 इक्वेशन मिला।
इन चार इक्वेशन के हेल्प से चार वेरिएबल निकल जाएगा, एक्सीलरेशन, टी, टी डैश और टी नॉट। इन चारों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, यहां पे थोड़ा मिटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर, इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए ये टी नोट प्लस में है यहाँ पे और यहाँ पे टी नोट माइनस में है, तो टी नोट से टी नोट कट जाएगा, और यहाँ पे टी माइनस में है और यहाँ पे टी प्लस में है, तो टी से टी भी कट जाएगा, और यहाँ पे टी डैश प्लस में है और यहाँ पे टी डैश माइनस में है, तो टी डैश से टी डैश भी कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 4g माइनस 3g, और g को 10 कंसीडर करेंगे तो 4g यानी कि 40 माइनस 3g यानी कि 30, तो 40 माइनस 30 ये इक्वल टू 4a प्लस 3a, 7a प्लस 2a, 9a प्लस 1a, 10a, तो यहाँ से 40 माइनस 30, 10 इक्वल टू 10a, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू मिलेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन मिल गया। तो इसी एक्सीलरेशन को अगर यहाँ पे पुट करेंगे इस फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे, तो टी डैश मिलेगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 4g यानी कि 40 माइनस टी डैश इक्वल टू 4 इंटू 1 4, तो ये आएगा 40 माइनस टी डैश इक्वल टू 4, 40 माइनस टी डैश इक्वल टू 4, तो टी डैश इक्वल टू 40 माइनस 4 36, ये मिलेगा टी डैश, तो एक्सीलरेशन और टी डैश मिल गया। और इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो टी मिलेगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू 1, तो यहाँ से मिलेगा टी माइनस 3g यानी कि 30 इक्वल टू 3a यानी कि 3, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, तो t माइनस 30 इक्वल टू 3, t माइनस 30 इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 30 प्लस 3, तो t इक्वल टू 33 न्यूटन, ये तो एक्सीलरेशन टी डैश और टी, एक्सीलरेशन इस स्ट्रिंग का टेंशन टी और इस स्ट्रिंग का टेंशन टी डैश, ये तीनों मिल गया। अब टी नोट फाइंड करना है। अब टी के इस वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे और एक्सीलरेशन का वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे तो टी नोट मिल जाएगा, या फिर टी डैश का वैल्यू ये यहाँ पे और एक्सीलरेशन का वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे तब भी टी नोट मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन से भी टी नोट निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से भी टी नोट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं निकाल के, यहाँ से टी नोट इक्वल टू आएगा ए, और ये टी उस तरफ जाएगा तो प्लस टी, तो टी नोट इक्वल टू ए प्लस टी, टी नोट इक्वल टू ए प्लस टी, तो टी नोट का वैल्यू आएगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू 1 और प्लस टी का वैल्यू 33, तो ये आएगा 34 न्यूटन, ये टी नोट का वैल्यू, यानी कि इस 3 kg वाले ब्लॉक के इस एंड से 1 मीटर आगे जाने पे इस क्रॉस सेक्शन में जो तनाव होगा, टेंशन होगा, ये टी नोट 34 न्यूटन का होगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए ध्यान से, सोचिए और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब पुली ब्लॉक वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो देखिए पुली ब्लॉक का पहला प्रॉब्लम सिंपल लेते हैं।
ये मान लीजिए एक पुली है और इस तरफ एक मास है m1 2 kg और इस तरफ भी एक मास हैंग कर रहा है m2 4 kg। ठीक, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक कनेक्ट है, तो जितना ये ब्लॉक चलेगा उतना ही ये ब्लॉक भी चलेगा, तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन इक्वल होगा। और इस स्ट्रिंग में इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा और इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। और ये पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कितना भी फोर्स से खींच दें तो इस स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं करेगा, ऐसा स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, ये है क्वेश्चन। तो दोनों ब्लॉक पे न्यूटन का ये सेकेंड लॉ एफ नेट बराबर एम ए लगा देते हैं। तो पहले इस ब्लॉक पे देखते हैं एफ नेट कितना है। तो इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी और इसका मास है 2 kg और जी की वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो 2 × 10 20 न्यूटन। और इस ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा m2g और m2 है 4 और g की वैल्यू 10, तो 4 × 10 40 न्यूटन, ये होगा mg इस ब्लॉक के लिए। तो दोनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। इस ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो मान लेते हैं कि मोशन ऐसा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ऐसा है मोशन। तो यहाँ पे t ग्रेटर होगा mg से, तो t माइनस 20 इक्वल टू एम ए और इसका मास है 2 kg और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अब इस ब्लॉक पे न्यूटन का ये सेकेंड लॉ लगाते हैं। इस पे एफ नेट होगा 40 यानी कि mg माइनस टी, मोशन ऐसा है तो 40 माइनस टी इक्वल टू एम ए, इसका मास है 4 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन मिला यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो t प्लस में और t माइनस में, t से t कट जाएगा और 40 माइनस 20 इक्वल टू 4 + 2 6a। तो यहाँ से a इक्वल टू 20/6 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन मिलेगा। और टेंशन भी फाइंड करना है स्ट्रिंग का, तो यही एक्सीलरेशन किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसी में पुट कर देते हैं t माइनस 20 इक्वल टू 2 × a और a का वैल्यू 10/3, तो ये आएगा t इक्वल टू, ये 20 उस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 20 + 10 × 2 20/3। तो यहाँ से 3 LCM आएगा और 20 × 3 60 + 20, ये आएगा 80/3 न्यूटन, ये आएगा स्ट्रिंग टेंशन। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसानी से हम लोग एक्सीलरेशन और स्ट्रिंग टेंशन निकाल सकते हैं। आइए स्ट्रिंग ब्लॉक पे एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, ये एक पुली है, यहाँ से एक मास ऐसे नीचे स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग कर रहा है और यही स्ट्रिंग इस पुली के इस तरफ भी आया है और यहाँ भी एक मास है। ये मास है 2 kg और इस मास से एक और मास दूसरे स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग कर रहा है और ये मास है 4 kg और ये मास है 3 kg। ठीक,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन, और ये स्ट्रिंग अलग अलग है, तो इसमें टेंशन टी मान लेते हैं और इसमें टेंशन टी डैश मान लेते हैं। तो पूछा जा रहा है ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन और इस स्ट्रिंग का टेंशन, फिर इस स्ट्रिंग का टेंशन, ये तीनों क्वांटिटी पूछा जा रहा है। ठीक, तो 3 वेरिएबल है अब की बार, तो 3 इक्वेशन भी मिलेगा, क्योंकि तीनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो 3 इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, और मास है 2 और g 10 कंसीडर करेंगे, तो 2 × 10 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ये होगा mg इस मास के लिए। और इस मास के लिए जो mg का वैल्यू होगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगा 4 × g 40 न्यूटन, और इस मास का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 3g, mg यानी कि 3g, तो 3 × g की वैल्यू 10, तो 30 न्यूटन, ये होगा mg। ठीक, तो अब तीनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगा देते हैं। इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग का टेंशन अपवर्ड होगा, इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग का टेंशन डाउनवर्ड होगा, इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग का टेंशन अपवर्ड होगा, और इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग का टेंशन अपवर्ड होगा। स्ट्रिंग हमेशा बॉडी को खींचता है, धक्का नहीं मार सकता। तो यहाँ पे इस बॉडी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं तो यहाँ पे मोशन मान लेते हैं ऐसा है, ये पार्ट नीचे आ रहा है और ये 3 kg ऊपर जा रहा है, मोशन ऐसा है, ऐसा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन तीनों ब्लॉक का इक्वल होगा, क्योंकि जितना ये ब्लॉक खिंचा रहा है उतना ही टाइम में उतना ही ये ब्लॉक भी खिंचा रहा है, और उतना ही टाइम में उतना ही ये ब्लॉक भी खिंचा रहा है, तो एक्सीलरेशन तीनों का इक्वल होगा। अब आइए इस पे एफ नेट देखते हैं, इस पे या इस पे किसी पे एफ नेट देखते हैं। तो इस पे एफ नेट अगर लिखेंगे तो मोशन ऐसा है, तो ये आएगा T - mg, और mg है 30 न्यूटन, तो T - 30 यह है एफ नेट बराबर ma, इसका मास है 3 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इस ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, तो इस ब्लॉक पे एफ नेट होगा, मोशन है इसका ऐसा, तो नीचे की तरफ टी डैश भी है, स्ट्रिंग टेंशन भी है, और इस ब्लॉक का वेट भी है mg भी है 20, तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स है 20 + टी डैश, 20 + टी डैश, और ऊपर की तरफ t है तो -t, ये है एफ नेट डाउनवर्ड इक्वल टू ma, इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है ये। और इस ब्लॉक पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं तो मोशन ऐसा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन mg की वैल्यू और अपवर्ड डायरेक्शन में t डैश, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लिखा जाएगा 40 - t डैश, 40 - t डैश इक्वल टू ma यानी कि 4a, ये। तो 3 इक्वेशन मिला तीनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाने से। तो यहाँ पे भी तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो +t से -t कट जाएगा और +t डैश से -t डैश कट जाएगा। तो इक्वालिटी के इस तरफ 40 और 20 प्लस में और ये 30 माइनस में, और इक्वालिटी के इस तरफ 3a 2a और 4a को ऐड करेंगे, तो ये आएगा यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड करने से ये आएगा t से t कट जाएगा, t डैश से t डैश कट जाएगा, और यहाँ पे 40 + 20 60 और 60 - 30, तो ये 30 आएगा। और इक्वालिटी के इस तरफ 3 + 2 5 + 4 9a ये आएगा।
तो यहाँ से 9 से ये 3 से कट करेंगे तो ये 9 3 आएगा, और 3 से इस तरफ कट करेंगे तो ये 10 आएगा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया इस तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन। अब इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो t मिलेगा, और इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो t डैश मिलेगा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो t मिलेगा। तो t इक्वल टू 30 उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और फिर +3 और a का वैल्यू 10/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा और t का वैल्यू आएगा 30 + 10 40 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू 40 न्यूटन आया। अब इस स्ट्रिंग में देख लेते हैं टेंशन का वैल्यू t डैश। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के जगह पे फिर से यही एक्सीलरेशन पुट करेंगे इस थर्ड इक्वेशन में, तो t डैश मिलेगा यहाँ से 40 - t डैश इक्वल टू 4 × a, और a का वैल्यू है 10/3। तो यहाँ से t डैश इक्वल टू आएगा, t डैश को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, और ये 40 और ये इस तरफ आएगा तो 4 × 10 40/3 माइनस में 40/3। तो यहाँ से अगर 3 LCM लेंगे तो यहाँ पे आएगा 120, 40 × 3 120 - 40, तो ये आएगा 80/3 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू 80/3 न्यूटन। तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन तीनों ब्लॉक का, इस स्ट्रिंग का टेंशन T 40 न्यूटन आया, और इस स्ट्रिंग का टेंशन T डैश का वैल्यू 80/3 न्यूटन आया, और एक्सीलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए एक हॉरिजेंटल सरफेस है, और इस पे एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ एक पुली है फ्रिक्शनलेस और मासलेस। एक स्ट्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्ट है और पुली के ऊपर से पास होके ऐसे नीचे आया है, और यहाँ पे भी एक पुली है, और ये स्ट्रिंग फिर इस पुली से होके ऊपर गया है और यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक। और एक दूसरा मास इस पुली से सीधे कनेक्ट है और दूसरे स्ट्रिंग के हेल्प से नीचे लटक रहा है। ये मास मान लेते हैं m1 है, ये मास m2 है। तो ऐसा है फिगर। यहाँ पे ये स्ट्रिंग अलग है, और ये स्ट्रिंग जिससे दूसरा मास कनेक्ट है, ये स्ट्रिंग अलग है। तो स्ट्रिंग अलग है तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा। तो इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T है, और इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T डैश है, ठीक। तो इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, और इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। और अगर इस मूवेबल पुली पे टेंशन का डायरेक्शन देखूं, तो इस मूवेबल पुली पे इस स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, और ये दोनों सेम स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T, तो इसमें भी T। और इस पुली पे नीचे की तरफ भी एक टेंशन है T डैश दूसरे स्ट्रिंग में, तो नीचे की तरफ T डैश। और पुली मास लेस है,
तो पुली मासलेस है। तो पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मासलेस पुली पे फोर्स बैलेंस रहता है, जितना फोर्स इस पुली पे ऊपर है उतना ही फोर्स इस पुली पे नीचे भी होगा। तो ऊपर वाला फोर्स इस पुली पे T+T 2T है और नीचे इस पुली पे फोर्स है T', तो ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। तो यहाँ से इस पुली पे फोर्स बैलेंस करके, पुली में मास नहीं है जिसके वजह से पुली पे फोर्स बैलेंस होगा, तो पुली पे फोर्स बैलेंस करके हम लोग दोनों स्ट्रिंग के टेंशन में रिलेशन ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस ब्लॉक को M2 ब्लॉक को अगर x लेंथ नीचे खींचेंगे तो ये M2 ब्लॉक सीधे इस पुली से कनेक्ट है, तो ये पुली भी x लेंथ नीचे खिंचाएगा, और ये पुली x लेंथ नीचे खिंचाएगा तो ये स्ट्रिंग भी x लेंथ नीचे खिंचाएगा और ये स्ट्रिंग भी x लेंथ नीचे खिंचाएगा। तो ये स्ट्रिंग x लेंथ नीचे खिंचाएगा तो ये ब्लॉक x लेंथ इस डायरेक्शन में खिंचा जाएगा x लेंथ, और ये स्ट्रिंग x लेंथ नीचे खिंचाएगा तो यहाँ से इस स्ट्रिंग को अभी ब्रेक कर दे रहे हैं, टूट के ये x लेंथ नीचे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक। तो ऐसा हो जाएगा फिगर, अगर इसको x लेंथ नीचे खींचेंगे तो, x लेंथ नीचे खींचेंगे तो। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, तो ये स्ट्रिंग नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये स्ट्रिंग x लेंथ नीचे नहीं खिंचाएगा, यानी कि अगर तोड़ दिए हैं तो फिर इसको जोड़ेंगे भी तो x लेंथ फिर से इसको ऊपर खींचेंगे, तो x लेंथ फिर से अगर इसको ऊपर खींचेंगे तो ये इधर से x लेंथ खिंचा जाएगा ये स्ट्रिंग, तो ये ब्लॉक x लेंथ और इधर खिंचा जाएगा, तो ये ब्लॉक 2x लेंथ खिंचा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इस ब्लॉक को x लेंथ नीचे खींचेंगे और ये स्ट्रिंग यहां से ब्रेक नहीं होगा तो ये ब्लॉक 2x लेंथ इधर खिंचा जाएगा। यानी कि अगर फिगर इस तरह से हो तो इसमें ये ब्लॉक जितना चलेगा उसका डबल चल रहा है ये ब्लॉक। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी, दूसरा बॉडी x2 लेंथ नीचे खिंचाया तो ये पहला बॉडी x1 लेंथ इधर खिंचाया, ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। तो यहाँ पे x1 और x2, x1 और x2 इक्वल होगा क्या? इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि जितना ये खिंचा रहा है उसका डबल ये खिंचा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये x1 डबल हो जाएगा इस x2 के, यानी कि x2 का डबल होगा ये x1, ये होगा रिलेशन, दोनों बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ये होगा कि अगर इस ब्लॉक को, इस 2 वाले बॉडी को 2 मीटर नीचे खींचेंगे तो 2 × 2 4 मीटर खींचा जाएगा ये बॉडी। अब इसी इक्वेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरफ मिलेगा वेलोसिटी v1 = 2 × वेलोसिटी v2, यानी कि दूसरे बॉडी का, इस बॉडी का वेलोसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉडी का वेलोसिटी मिलेगा। यानी कि इस बॉडी का वेलोसिटी ये v1 इस बॉडी के वेलोसिटी का डबल है, ठीक। अब इसी इक्वेशन को अगर एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट देंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा a1 = 2a2, ये कि पहले बॉडी का एक्सीलरेशन, इस बॉडी का एक्सीलरेशन दूसरे बॉडी के एक्सीलरेशन का
डबल है, यानी कि ये बॉडी चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो ये बॉडी चलेगा 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ठीक, तो यहां पे दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन इक्वल नहीं है। तो यहां पे एक कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन इक्वल नहीं है, तो एक्सीलरेशन में रिलेशन ये लाने के लिए बहुत चीज़ देखना, सोचना और समझना पड़ता है। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन इनटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पुली ब्लॉक सिस्टम में 2, 3 या 4 या 5 कितना भी बॉडी है और एक बॉडी के मोशन का इफेक्ट अगर दूसरे या तीसरे सभी बॉडी पे आ रहा है, तो वहाँ पे हर एक बॉडी पे लगने वाला टेंशन इनटू उस बॉडी का एक्सीलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। फिर से, हर एक बॉडी का टेंशन इनटू उसी बॉडी का एक्सीलरेशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हर एक बॉडी के टेंशन इनटू एक्सीलरेशन के बराबर ही आएगा। जैसे अगर ऐसा फिगर है, अगर फिगर ऐसा है, तो ये सिंगल स्ट्रिंग है जो यहाँ से ऐसे 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 गया है, तो इसमें टेंशन T, तो इसमें T, इसमें T, T, T और इसमें भी T। लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग अलग है, तो इसमें T डैश और इसमें T डबल डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बॉडी का एक्सीलरेशन A1 मान लेते हैं, इस बॉडी का एक्सीलरेशन A2 मान लेते हैं, इस बॉडी का A3 और इस बॉडी का A4। ठीक, और ये मूवेबल पुली है, मूव कर रहा है, तो इस पुली पे नेट फोर्स 0 होगा, तो इस पुली के ऊपर जितना फोर्स होगा उतना ही नीचे होगा। तो यहाँ पे हम इस पुली पे फोर्स बैलेंस करके लिख सकते हैं T + T, 2T = T डैश। इस पुली पे भी लिख सकते हैं T + T, 2T = T डैश, T डबल डैश। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन है A1 और इस बॉडी पे टेंशन लग रहा है T, और इस बॉडी का एक्सीलरेशन है A2 और इस बॉडी पे टेंशन लग रहा है T डैश। फिर इस बॉडी का एक्सीलरेशन है A3 और इस बॉडी पे टेंशन लग रहा है T डबल डैश। तो ये सब इक्वल होगा, ये कह रहा है ये एक्सीलरेशन इनटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट, कि हर एक बॉडी का एक्सीलरेशन इनटू टेंशन लिखिए और इन सब को इक्वल कर दीजिए। एक्सीलरेशन इनटू टेंशन ऑफ दिस बॉडी बराबर होगा एक्सीलरेशन इनटू टेंशन ऑफ दिस बॉडी बराबर होगा एक्सीलरेशन इनटू टेंशन ऑफ दिस बॉडी, और ये बराबर होगा एक्सीलरेशन A4 इनटू टेंशन T दिस बॉडी। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक्सीलरेशन में रिलेशन मिल जाता है इस कॉन्सेप्ट को लगाने से। वैसे एक्सीलरेशन में रिलेशन तो ऐसे भी मिल जाता है कि देखिए, सोचिए, समझिए और फिर देखिए कि इसको कितना चलाने पे ये कितना चलेगा, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखिए, फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, और फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्सीलरेशन का रिलेशन मिलेगा। तो एक्सीलरेशन का रिलेशन इस तरह से निकालने पे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक, और यहाँ पे T डैश T में, T डबल डैश और T डैश में, तो इस टेंशन सब में रिलेशन भी मिल जाएगा इस मूवेबल पुली पे फोर्स बैलेंस करके, जैसे यहाँ पे मिल गया है। इस स्ट्रिंग के टेंशन और इस स्ट्रिंग के टेंशन में रिलेशन मिल गया है इस मूवेबल पुली पे फोर्स बैलेंस करके, क्योंकि मूवेबल पुली मासलेस मानते हैं हम लोग। ठीक, इस मास पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे और फिर इस मास पे न्यूटन का सेकेंड लॉ ये लगाएंगे, F नेट बराबर ma। तो दो इक्वेशन मिलेगा दोनों बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाने से,
और एक इक्वेशन मिला है इस बॉडी पे फोर्स बैलेंस करके टेंशन में रिलेशन, और एक इक्वेशन है एक्सीलरेशन इनटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट करेंगे तो यही मिलेगा। यहां से करके भी देख सकते हैं। इस बॉडी का एक्सीलरेशन मान लेते हैं a1 और इस बॉडी का एक्सीलरेशन a2। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन है a1, इस बॉडी पे टेंशन है t, और फिर इस बॉडी का एक्सीलरेशन है a2 और इस बॉडी पे टेंशन है t डैश, और ये दोनों इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से a1t इक्वल टू a2, और t और t डैश में एक रिलेशन मिला है इस पुली पे फोर्स बैलेंस करके, तो t डैश इक्वल टू 2t, तो t डैश को लिखेंगे 2t, तो यहाँ से t से t कट होगा और a1 इक्वल टू 2a2 मिलेगा, 2a2। तो देखिए इसका यूज करके भी at इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका यूज करके भी दोनों बॉडी के एक्सीलरेशन में यही रिलेशन मिल रहा है। तो पुली ब्लॉक वाले क्वेश्चन में जब दो बॉडी का एक्सीलरेशन अलग अलग हो तो एक्सीलरेशन इनटू टेंशन का यूज करेंगे तो एक्सीलरेशन में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से जितना ब्लॉक है, इसमें दो ब्लॉक है तो दोनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन इस पुली पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो टेंशन में रिलेशन मिलेगा, और एक इक्वेशन एक्सीलरेशन इनटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट करेंगे तो एक्सीलरेशन में रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 4 रिलेशन मिल रहा है, जितना बॉडी उतना इक्वेशन न्यूटन्स लॉ लगाने से, और फिर मूवेबल पुली पे फोर्स बैलेंस करके टेंशन में रिलेशन, और एक्सीलरेशन इनटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट करके एक्सीलरेशन में रिलेशन। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा जब दो बॉडी का एक्सीलरेशन इक्वल नहीं होगा पुली ब्लॉक वाले क्वेश्चन में। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा ही है, ये हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक और यहाँ पर एक मासलेस पुली, एक स्ट्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्ट है और इस मासलेस पुली पर से होके ऐसे नीचे आया है, और यहाँ भी एक पुली है और फिर से ये स्ट्रिंग ऊपर जाके ऐसे यहाँ पे कनेक्ट है, और इस मूवेबल पुली से एक मास नीचे लटक रहा है। तो इसका मास मान लेते हैं इस ब्लॉक का 2 kg है, इस ब्लॉक का मास 4 kg है, और ये पुली मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है। इसमें टेंशन T मान लेते हैं, और इस स्ट्रिंग का टेंशन T डैश। ठीक, तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड T डैश, दोनों स्ट्रिंग का टेंशन, और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन मान लेते हैं a1 और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन मान लेते हैं a2। एक्सीलरेशन अलग अलग होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक जितने टाइम में जितना चल रहा है उतना ही टाइम में ये ब्लॉक इसका डबल चल लेगा, तो एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। इसका एक्सीलरेशन a1 और इसका एक्सीलरेशन a2। तो ये 4 क्वांटिटी फाइंड करना है, तो 4 इक्वेशन भी चाहिए। तो इन दोनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, 2 इक्वेशन मिलेगा। इस ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे, इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस को फ्रिक्शन लेस मान रहे हैं। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स T होगा, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और वेट होगा जो बैलेंस होगा, तो नेट फोर्स इस पे T आएगा। तो T बराबर, इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन a1 मानिए, तो F नेट बराबर ma। अब आइए इस ब्लॉक पे F नेट बराबर ma लिखते हैं। तो इस ब्लॉक पे F नेट होगा, नीचे की तरफ इसका वेट mg, और mg का वैल्यू होगा, m है 4 kg और g का वैल्यू 10, तो 40 न्यूटन इसका वेट होगा। और ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मोशन ऐसा है, ऐसा है, तो 40 माइनस टी डैश, 40 माइनस टी डैश इक्वल टू ma। तो
2, इस बॉडी का एक्सीलरेशन a2 है। तो दोनों बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाए तो 2 इक्वेशन मिला। अब इस मूवेबल पुली पे फोर्स बैलेंस करते हैं, तो ऊपर है T प्लस T 2T और नीचे है T डैश, तो यहाँ से मिलेगा 2T इक्वल टू T डैश। और दोनों बॉडी के एक्सीलरेशन में भी रिलेशन मिलेगा, एक्सीलरेशन इंटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक्सीलरेशन इंटू टेंशन इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन a1 माने हैं और इस बॉडी पे टेंशन है T बराबर इस बॉडी का एक्सीलरेशन a2 माने हैं और इस बॉडी पे टेंशन है T डैश, और यहाँ से T डैश इक्वल टू 2T है, तो ये आएगा a1T इक्वल टू a2 2T। ये तो T से T कट हो जाएगा और यहाँ पे a1 इक्वल टू 2a2 मिलेगा। ये 1 2, ये तीसरा इक्वेशन था और ये चौथा इक्वेशन है। तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल तो निकल जाएगा। इस दूसरे इक्वेशन में T डैश के जगह पे यहाँ से T डैश का वैल्यू पुट करते हैं 2T, तो ये दूसरा इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा 40 माइनस 2T इक्वल टू 4a2, 40 माइनस 2T इक्वल टू 4 और a2 का वैल्यू है a1/2, a1/2, तो ये आएगा 40 माइनस 2T इक्वल टू, यहाँ से 2 से ये 4 कटेगा 2a1। ये मान लीजिए 5वां इक्वेशन है। अब इस पहला इक्वेशन और 5वां इक्वेशन को देखिए, इन दोनों में 2 वेरिएबल है T और a1, तो यहाँ से a1 का वैल्यू आएगा T/2 या फिर T का वैल्यू 2a1, तो यहाँ पे T का वैल्यू पुट कर देते हैं 2a1, तो ये आएगा 40 माइनस 2 इंटू 2a1 इक्वल टू 2a1, 40 माइनस 2 इंटू 2 4a1 इक्वल टू 2a1, तो यहाँ से 40 इक्वल टू 4a1 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो 4a1 प्लस 2a1 6a1, तो यहाँ से a1 इक्वल टू मिलेगा 40/6, 40/6 यानी कि 20/3, ये मिला a1। ये इस बॉडी का एक्सीलरेशन और प्लस में मिला है, यानी कि डायरेक्शन भी सही लिए हैं। यहाँ पे इसी डायरेक्शन में 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, अब इसी a1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो T मिलेगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन, तो a1 का वैल्यू है 20/3, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 20/3 यानी कि 40/3, तो यहाँ से T मिलेगा 40/3 न्यूटन, तो T भी मिल गया, ये T मिल गया। इस a1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो a2 मिल जाएगा, a1 का वैल्यू है 20/3, तो a2 इक्वल टू आएगा a1/2, इसको मिटा देते हैं, a2 इक्वल टू a1/2 और a1 का वैल्यू है 20/3, तो 20/3 और ये 2 है बाय में, तो 2 से ये 20 कटेगा 10, तो a2 आएगा, a2 का वैल्यू आएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a2 भी मिल गया, a1 भी मिल गया है और T मिल गया है। अब T डैश फाइंड करना है, तो T डैश के लिए यहाँ पे T का वैल्यू पुट करेंगे तो T डैश मिल जाएगा, तो यहाँ पे
टी का वैल्यू 40/3, तो 2 इंटू 40/3 इक्वल टू टी डैश। टी डैश इक्वल टू 2 इंटू टी, और टी का वैल्यू है 40/3, तो 2 इंटू 40/3 यानी कि 80/3। ये टी डैश का वैल्यू 80/3 न्यूटन ये मिला। तो चारों वेरिएबल टी, टी डैश, A1 और A2, ये चारों वेरिएबल इस 4 इक्वेशन के हेल्प से मिल गया। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से सोचिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक स्ट्रिंग से 15 kg का ऑब्जेक्ट ऐसे लटक रहा है, तो इस पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये फिगर ऐसा हो जाएगा। ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ऐसे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ये फिगर। और ये इसका मास है 15 kg। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये एंगल 53 डिग्री हो जाए, इसके लिए ये फोर्स कितना होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मोशन न हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है न वर्टिकल डायरेक्शन में है, और स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा जो इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ठीक, और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन ये होगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये होगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, और जितना फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड उतना ही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड भी होगा। इस पे दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तभी तो ये बॉडी रेस्ट पे है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है। तो ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये एंगल भी 53 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T, तो इस डायरेक्शन में टेंशन का वैल्यू होगा T cos 53 डिग्री, और इस डायरेक्शन में टेंशन आएगा T sin 53 डिग्री। तो यहाँ पे F इक्वल टू T sin 53 डिग्री और mg इक्वल टू T cos 53 डिग्री, यानी कि T cos 53 डिग्री इक्वल टू mg और T sin 53 डिग्री इक्वल टू T sin 53 डिग्री इक्वल टू ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये फोर्स मिल जाएगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड देंगे फ्रॉम सेकेंड बाय फर्स्ट, अगर सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो T से T कट जाएगा, साइन 53 डिग्री बाय कॉस 53 डिग्री, ये आएगा tan 53 डिग्री, और इक्वल टू F बाय mg। तो यहाँ से F इक्वल टू मिलेगा mg tan 53 डिग्री। तो F इक्वल टू आएगा, मास है 15 kg, तो 15 और g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आएगा इंटू 10 इंटू tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3, tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3, तो ये आएगा 4/3। तो 3 से ये 15 कटेगा 5 से, और ये आएगा 5 इंटू 10, 50 इंटू 4, 200 न्यूटन। अगर यहाँ पे 200 न्यूटन का
फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे ऐसे आ जाएगा। ठीक, यहां से इस स्ट्रिंग का टेंशन भी पूछा जा सकता है। यहां पे हम लोग F निकाल लिए और टेंशन भी पूछा जा सकता है। तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, ये F मिल गया है 200 न्यूटन, इसी F को यहां पे पुट करेंगे तो T मिल जाएगा। देखिए T इक्वल टू F बाय साइन 53 डिग्री, तो F का वैल्यू आया है 200 बाय साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है। और इस 5 को ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे, तो इस 4 से ये 200 कटेगा 50 से, और 50 इंटू 5 टेंशन आएगा 250 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा ये भी निकाल लिए, और इस फोर्स को कितना होना चाहिए ये एंगल 53 डिग्री होने के लिए ये भी निकाल लिए। ठीक, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए। आइए इसको मिटाते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग ऐसे लटक रहा है और यहाँ पे एक आदमी या फिर एक बंदर भी मान सकते हैं, एक बंदर इस पे चढ़ रहा है और इस बंदर का मास है 30 kg। ठीक, और इस स्ट्रिंग का टेंशन सहने का जो क्षमता है वो 600 न्यूटन है। यानी कि इस स्ट्रिंग में अगर 600 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन हो जाएगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको कितना एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ना चाहिए ताकि ये सेफली ऊपर चढ़ जाए, इसका एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस बंदर पे। तो ये मान लीजिए बंदर है, इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है स्ट्रिंग का, इसका वेट नीचे है mg और इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ये एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। और ये टेंशन मैक्सिमम 600 न्यूटन हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इस पे न्यूटन का ये लॉ लगाते हैं, F नेट बराबर ma। तो इस पे F नेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में T माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसका मास m और इसका एक्सीलरेशन a, यही एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। और स्ट्रिंग में टेंशन सहने का क्षमता है 600 न्यूटन, तो यहाँ पे 600 न्यूटन पुट करेंगे माइनस इसका मास है 30 kg इंटू जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, मास 30 kg और ये एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 600 माइनस 30 इंटू 10 300 इक्वल टू 30a। तो ये आएगा 600 माइनस 300 इक्वल टू 30a। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 30 कटेगा 10। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये बंदर अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सीलरेशन से इस स्ट्रिंग पर चढ़ेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन 600 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू a मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से इस स्ट्रिंग पे ये बंदर
नहीं चढ़ सकता है, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम लोग हॉरिजेंटल सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन, पुली ब्लॉक जैसे प्रॉब्लम में F बराबर ma का यूज करना सीख गए हैं। अगले लेक्चर में सूडो फोर्स, कंस्ट्रेंड मोशन वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।